कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे उसका एक फॉर्मूला हमने लिखा था कि ये फॉर्मूला है जो यूज करेंगे हम लोग, और ये होता है कैपेसिटर। यानी कोई भी दो प्लेट किसी भी शेप की हो सकती है, लेकिन एक पर प्लस क्यू चार्ज होगा, दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज होगा। अब जहाँ क्यू क्या होगा, ये क्यू यानी ये नहीं कहेंगे कि कैपेसिटर का चार्ज जीरो है, ये नहीं। क्यू क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। वी ए, मान लो ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है। वी ए क्या है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट प्लेट ए, और वी बी क्या है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट प्लेट बी। ओके, और सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ओके, तो ये हमारे पास में पॉइंट है। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं, वैसे तो मैंने आपको बताया कि हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, और फिर आता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसमें हमने बात किया था कि स्क्वायर प्लेट्स हो सकती है, रेक्टेंगुलर प्लेट्स हो सकती है, सर्कुलर प्लेट्स हो सकती है। ओके, तो मैं यहाँ प्लेट्स ले रहा हूँ, रेक्टेंगुलर शेप में है ना। तो उन प्लेट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से प्लेट्स हैं, और दोनों जो प्लेट्स हैं वो क्या होंगी, मेटल की बनी होगी, यानी कंडक्टर होंगी। ये इस तरह से प्लेट्स है, और इन प्लेट्स को क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ इनफाइनाइट प्लेट्स मानेंगे। ये दूसरी प्लेट है, ओके। तो ये प्लेट्स है, और ये दूसरी प्लेट है। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। इस पर हमने क्यू चार्ज दिया है, और इस पर चार्ज होगा माइनस क्यू होगा। ओके, और यहाँ जो सरफेस एरिया है, कौन सा सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, ये जो सरफेस एरिया, ये एच मान लिया मैंने, यानी इसका भी सरफेस एरिया यहाँ एस है। ओके, तो इन प्लेट्स को मैं ऐसा बना लेता हूँ। तो एक पर प्लस क्यू चार्ज है, और इस पर माइनस क्यू चार्ज है। ये सारा चार्ज क्या आ जाएगा, क्योंकि एक पर प्लस और एक माइनस क्यू है, सीधी सी बात है, दोनों का सम करो क्या होगा, जीरो। जीरो जीरो का आउटर सरफेस पे रखो, तो आउटर प्लेट, आउटर मतलब सरफेस पे चार्ज क्या होगा, जीरो जीरो होगा, तो सारा चार्ज क्या होगा, अंदर ही होगा। तो यानी प्लस क्यू इधर होगा और माइनस क्यू इधर होगा। इन प्लेट के बीच की डिस्टेंस मैंने मान लिया कि डी है। मैं पहला केस इसमें ले रहा हूँ दरअसल ये, तो इसमें यानी मैं एयर या वैक्यूम की बात कर रहा हूँ, या तो एयर है या वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम है, यानी कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। ओके, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये पॉइंट ए ले लेता हूँ, ये पॉइंट बी ले लेता हूँ मैं, है ना। यानी इस प्लेट का पोटेंशियल हम लोग वी ए लिखेंगे, और इस प्लेट का पोटेंशियल जो है वो वी बी लिखूंगा मैं,
अब देखो प्लेट का पोटेंशियल फाइंड करना उतना आसान नहीं है, लेकिन चार्ज दिया है तो पोटेंशियल तो होगा। ये तो बात ही है कि कोई भी कंडक्टर को अगर चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल क्या करेगा, बढ़ेगा। अब यहाँ हमारे पास में क्या करेंगे, हमें इस सिस्टम की कैपेसिटेंस फाइंड करना है। दरअसल जो सिस्टम बना है इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ के आए हैं, डी वी इक्वल टू माइनस ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ओके, इसको इंडिकेट करेंगे। तो आप देख रहे हो कि इसको मैं मान लेता हूँ ये x इक्वल टू 0 है और ये मान लेता हूँ x इक्वल टू डी है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दरअसल वही डायरेक्शन में होगा, और इनफाइनाइट प्लेट मान के चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मानेंगे, यूनिफॉर्म होगा। और इसका जो एंड इफेक्ट है यहाँ, ये जो एंड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ भी यूनिफॉर्म ही मानेंगे। ये अजम्पशन है, क्योंकि वैसे तो यहाँ यूनिफॉर्म होगा नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ समझ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यानी जो ई यहाँ मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू बाई एस। ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस। क्यों प्लस, क्या मैंने, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से राइट साइड में होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी राइट साइड में होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्यू बाई एस 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट के बीच में वो क्या आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एस, या क्यू बाई एस क्या यहाँ, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इक्वल टू क्या हमारे पास में, क्यू बाई एस, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हमारे पास में, क्यू बाई एस है। इसको यहाँ रख देंगे यहाँ, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा हमारे पास में, डी वी, हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे वी ए टू वी बी इक्वल टू माइनस ई। ई और डी आर, क्योंकि मैं अलोंग द एक्स एक्सिस से जा रहा हूँ, तो ई और डी आर की डायरेक्शन सेम होगी यहाँ। तो वैसे भी डी आर को आप चाहो तो ये लिख सकते हो, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। ओके, लेकिन हमें मालूम है कि ई वेक्टर जो है यहाँ, वो ई वेक्टर क्या है, दरअसल ई वेक्टर है आपके पास में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एस आई कैप, है कि नहीं। तो आई डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी जे डॉट आई 0 के कैप डॉट आई कैप 0। तो इसका मतलब ये सब लिखने की जरूरत नहीं, तो ई डी ए सी, और इसको इंडिकेट करेंगे 0 टू डी के लिए। तो हमारे पास ये क्या मिलेगा, वी बी माइनस वी ए माइनस, ये क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एस इंटू डी एक्स। तो यहाँ आ जाएगा माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एस, ये 0 टू डी है, तो इसका डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, डी। अब माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। तो ए प्लेट का पोटेंशियल हायर होना ही चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता ही है। तो प्लेट ए का पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा है, इंटू डी। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके क्यू बाई वी ए माइनस वी बी कर लिया। ये क्या है हमारे पास में, सी। इसका मतलब यहाँ जो कैपेसिटेंस है वो क्या आ गया हमारे पास में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी। अब यहाँ ध्यान से देखो किस किस बात पे डिपेंड कर रही है। ये एक तो शेप एंड साइज क्या है, यानी एस क्या है। दूसरा दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है, यानी क्लोजनेस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, दूसरे कंडक्टर के क्लोजनेस पर डिपेंड कर रहा है। जितना जितना पास आता जाएगा कैपेसिटेंस क्या कर रही है, बढ़ती जाएगी। जितना नज़दीक होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी। और मीडियम पर, जो कि इस केस में एयर था, इसलिए यहाँ, या वैक्यूम था तो एप्सिलॉन नॉट आया है। तो ये कैपेसिटेंस होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा। लिखना है ना, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो आप लोग, वैसे तो नोट्स शेयर कर ही रहा हूँ मैं, तो अपने नोट्स बनाना ज़्यादा अच्छा है। लिखना है ऊपर का है, ठीक है, चलें आगे। तो ये आ गया। अब बात करते हैं कि अगर मान लो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया, तो ये तो क्या था वे, है ना। तो सेकंड है हमारे पास में, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ सेम डायमेंशन
dielectric slab of same dimension of parallel plate capacitor is inserted. Okay, तो क्या होगा, यानी इस तरह से ये और यहाँ ये प्लेट है मान लो, ओके। तो इस पर हमने जो चार्ज दिया वो प्लस क्यू है, इधर जो चार्ज दिया हमने माइनस क्यू है, और इसमें ये सेम डायमेंशन की स्लैब अपने इंसर्ट किया हुआ है जिसका भी एरिया ए सी है और इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है। यानी मैं इसको ऐसा बना लेता हूँ, ये प्लेट ए है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इस पर क्यू चार्ज है यहाँ, और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, और ये एक्स इक्वल टू 0 मान लेता हूँ, ये एक्स इक्वल टू डी मान लेता हूँ। ये हमारे पास में स्लैब है, ठीक है। तो पहले इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग डायरेक्टरी का समझ लेते हैं, तो फिर आगे की बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो दरअसल ये क्या होता है, इट इज इंसुलेटर, इट इज एन इंसुलेटर, ठीक है। ये क्या होता है, दरअसल ध्यान रखना है, इंसुलेटर होता है, यानी ये कंडक्टिंग मीडियम नहीं होता है। क्या होता है, इस इंसुलेटर होता है। अब इंसुलेटर होता है तो ये इंसुलेटर भी दो तरह का होता है, यानी एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। ठीक है, पोलर का मतलब क्या है, जैसे HCl की अगर आप बात करो तो आपको मालूम है कि ज़्यादातर चार्ज किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है अपनी तरफ, तो ये नेगेटिव होता है तभी तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पोलर है। नॉन पोलर की जब बात करेंगे तो सारा चार्ज कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। ओके, यानी हमें लगेगा कि जीरो। जैसे O2 की अगर बात करूँ, मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कि सारा चार्ज कहाँ है, मिड में ही है, यानी सेंटर पे है। ओके, तो ये मतलब है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि मैं जो बात करने जा रहा हूँ, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, उसको समझने के लिए कि कैसे डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और के कितने फैक्टर से, के फैक्टर से डिक्रीज कर जाता है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मान लो हमारे पास में ये स्लैब ही है, वो इस स्लैब की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा स्लैब है ना, जो स्लैब यहाँ दिया है वही स्लैब की मैं बात कर रहा हूँ, ये डी है दरअसल। तो अभी अगर मैं इस स्लैब की बात करूँ तो यह स्लैब हमने यहाँ रखा है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, रेंडमली ऐसे होंगे, इधर ये माइनस ये प्लस, इधर ये माइनस ये प्लस, ये इधर माइनस प्लस, है ना, ये इधर होगा तो ये प्लस माइनस, है ना। फिर जैसे मान लो ये इधर होगा तो माइनस प्लस, इस तरह से। यानी इस तरह से रेंडमली मॉलिक्यूल ऐसे हैं, मान लो इसमें ये प्लस ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस से मान लो ये प्लस है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस, माइनस प्लस,
है ना, प्लस और ये माइनस इस तरह से। लेकिन अभी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगा, क्योंकि ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी इस केस में क्या है, इन एब्सेंस ऑफ, ये क्या है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, यानी कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो आप देखोगे कि जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहेगा और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट मूव करेगा। तो ये मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ अप्लाई किया है। तो आपको ये भी मालूम है कि कोई भी पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जितने भी चार्जेस सबकी वजह से लिखते हैं, यानी ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास में। अब यहाँ क्या होगा, देखो ये ऐसे अलाइन हो जाएंगे सारे। यहाँ क्या होगा, नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, है ना, ये ऐसे अलाइन हो जाएंगे। ऐसे अलाइन हो जाएंगे सब के सब, ठीक है। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ भी, यहाँ क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस तरह से। तो आप देखोगे ये ऐसा नहीं कि क्योंकि ये तो नॉन कंडक्टर है, हम बात कर रहे हैं इंसुलेटर की, इसका मतलब थोड़ी कि ये मूव कर रहे हैं, बस एक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इनमें ऐसे अलाइनमेंट हो जाएगा अपनी जगह पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप ये वाला जो पार्ट है ना इसका, ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये वाला पार्ट एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। ये वाला पार्ट क्या करेगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। ये वाला पार्ट क्या करेगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। यहाँ भी देखो ये वाला पार्ट क्या करेगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। ये वाला पार्ट भी देखो यहाँ एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा। तो आप देखोगे कि इस साइड देखो, इस साइड क्या लग रहा है अपने को, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और इस साइड देखो आप पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ, है ना, इसका मतलब एक्चुअल में क्या हो जाएगा ये, तो एक्चुअल में ऐसा हो जाएगी सिचुएशन। तो अपने को क्या लगेगा कि जब हमने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो यहाँ चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो मान लो ये जो चार्ज यहाँ डेवलप हुआ है माइनस क्यू चार्ज, ये क्या चार्ज है, इंड्यूस चार्ज, और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। तो जब आप इसके अंदर जाओगे तो आप देखो कि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ होगा ही होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, है कि नहीं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। इसको ऐसा करते हैं, ई नॉट ले लेता हूँ मैं। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा है, लेकिन ये जो चार्ज यहाँ प्लस क्यू स्मॉल क्यू और माइनस क्यू डेवलप हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा कि नहीं होगा भाई, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इधर होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये क्या होगा, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप देखो कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर है, क्योंकि ये तो ई नॉट है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो यहाँ जो जब आप ई नेट लिखोगे तो ई नेट क्या हो गया, यहाँ देखो वो हो जाएगा ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। तो ये दरअसल किसके इक्वल निकल के आएगा, ई नॉट बाई के, यानी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के क्या हो गया, के फैक्टर से क्या कर गया, डिक्रीज कर गया है। आ रही बात समझ में। तो वो किसकी वजह से डिक्रीज किया, ये जो इंड्यूस चार्ज यहाँ प्रोड्यूस हुए किसमें, डाइलेक्ट्रिक में, किसकी वजह से प्रोड्यूस हुए, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी वजह से इनका क्या हो गया, एक तरह से पोलराइजेशन हो गया, उसकी वजह से वो अपोजिट एक्स में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, यहाँ कम हो गया।
आ रही बात समझ में, इसलिए कम हो रहा है, मेन रीजन ये था। ओके, तो हमारे पास में ई इंड्यूस्ड इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के, इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ जो चार्ज इंड्यूस हुआ माइनस क्यू प्लस क्यू कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, अब वो मैं उसको यहाँ ऊपर यूज करूंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले हम बात करेंगे। ये तो था पोलर के केस में, ये तो क्या था पोलर के केस में, कि पोलर ये मैंने जो लिया है पोलर के लिए लिया है, ध्यान रखना है, पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब नॉन पोलर है तो क्या होगा फिर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो नॉन पोलर के केस में क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस केस में जब आप बात करोगे तो ये स्लैब है हमारे पास में, तो इसमें सब क्या होगा, ऐसे पड़े रहेंगे नहीं, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं है, सारा चार्ज का होगा इनके सेंटर पे, जो कि जीरो है ना भाई। वो तो पोलर के लिए भी जीरो है चार्ज तो टोटल, लेकिन फिर भी वहाँ क्या है, सेपरेशन होने की वजह से, है ना, वो पोलर हो गया। तो यहाँ लेकिन जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो नेक्स्ट है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो इस केस में क्या होगा, इनमें पोलराइजेशन होने की वजह से ये ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज उधर अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इनमें ऐसा शेप बन जाएगा है। ठीक है, तो यही बना लेता हूँ मैं बाकी का, क्योंकि मिडल वाला जो पार्ट है वो तो न्यूट्रलाइज कर लेगा एक दूसरे को, तो सरफेस पे चार्ज रह जाएगा। और ये जो चार्ज होता है इसको इंड्यूस चार्ज को हम लोग बाउंड चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो आप देखोगे कि ये वाला जो है, ये तो एक दूसरे को क्या कर दिया इन्होंने, ये तो न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या रह जाएगा, पॉजिटिव, है ना। उसी तरह यहाँ भी ये न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो फाइनली आप देखोगे यहाँ जो चार्ज मिलेगा अपने को इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर, वो आउटर सरफेस पे मिलेगा। आउटर सरफेस मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ चार्ज क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव चार्ज मिलेगा, जो कि बाउंड चार्ज है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा इस सरफेस पर। तो यहाँ क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा, और इनकी वजह से भी क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो ई तो रहेगा, ये जो कि ई नॉट है, तो ये तो ई नॉट इस डायरेक्शन में है, और इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा, तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये ई नॉट है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन बनेगा ई नॉट बाई के, जो कि ई नेट है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई नेट इक्वल टू ई नॉट बाई के इक्वल टू, ये होगा ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। ओके, तो ई इंड्यूस्ड इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के। अब ई इंड्यूस जो निकालेंगे वो किसकी वजह से आ रहा है, तो देखो क्यू
बाई एस बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई एस बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई नॉट। अब ई नॉट के लिए किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ई नॉट, या इसको रहने दो, अभी इतना ही समझते हैं, इसको भी बात नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास में ये इक्वेशन पहले भी आ गई थी, और इस इक्वेशन, ये इक्वेशन अभी भी यहीं मिलेगी अपने को। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। ओके, इसलिए क्या हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, क्योंकि इंड्यूस जो चार्जेस हैं उनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, अपोजिट होगा, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ओके, अब ऊपर जो हमने केस लिया था उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं, किसका, इसका मैं यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसी से कहानी स्टार्ट करी थी हमने, ये तो बीच में ये पार्ट है इसलिए बताना जरूरी था। और बाकी का थोड़ा बहुत अगर समझना है और भी तो आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेंगे, उसमें अच्छे से और भी दिया हुआ है, वही दिया मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। इसका एबीडी बनाते हैं, तो जब आप उसका एबीडी बनाओगे तो क्या मिलेगा, देखो, तो यहाँ जो चार्ज है इस सरफेस पर, इस कंडक्टर के सरफेस पर, वो प्लस क्यू चार्ज है, और इस कंडक्टर के सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि ई नॉट है। ओके, तो यहाँ क्या होगा, ये ए नॉट होगा, यहाँ भी क्या है, ए नॉट है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ जो चार्ज इंड्यूस होगा वो माइनस क्यू होगा, यहाँ जो चार्ज इंड्यूस होगा प्लस क्यू होगा। इसकी क्वांटिटी कितनी उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं दरअसल यहाँ। तो आप देख रहे हो कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर है ई नॉट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इधर क्या मिलेगा अपने को, ई नेट। ई नेट कितना आ रहा हमारे पास में, तो ई नेट आ जाएगा ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, और ई नेट किसके इक्वल बता रहे हैं हम लोग, ई नॉट बाई के फैक्टर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा डायरेक्ट के अंदर, डिक्रीज कर जाता है। तो हमारे पास आ गया ई इंड्यूस्ड इक्वल टू ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के। ई इंड्यूस को क्या लिखोगे आप, क्यू बाई एस बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई एस बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई नॉट क्या लिखोगे, क्यू बाई 2s एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू 2 कर दोगे, जैसे यहाँ भी मुझे यही लिख देना चाहिए था, क्यू बाई एस एप्सिलॉन नॉट, आ रही बात में, माइनस ये हो जाएगा क्यू बाई एस एप्सिलॉन नॉट के। दरअसल ए नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ, ए नॉट की वैल्यू है क्यू बाई एस भला एप्सिलॉन नॉट एस, ये ए नॉट की वैल्यू है। ओके, ये तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एस इक्वल टू क्यू बाई एस एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई एस एप्सिलॉन नॉट के। तो एस एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू की वैल्यू क्या मिली अपने को, तो क्यू को बाहर लेंगे तो क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ये इंड्यूस चार्ज वहाँ बनेगा, इतना चार्ज इंड्यूस होगा, तो एक पर प्लस हो जाएगा एक पर माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। सर क्या आप और एक बार समझा सकते हो? कहाँ से समझाना है बताओ आप मुझे। सर यही आखिर के 3 स्टेप्स। तो इसमें तो मैंने कुछ नहीं किया ना, देखो ना आप ये चार्ज देखो ना, आपने तो पहले जो किया वही लिखा, यहाँ देखो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इस पे पूरा चार्ज माइनस क्यू है ना, तो इसका सरफेस एरिया कितना ले रहे हैं हम लोग, एस ले रहे हैं ना यहाँ। तो आपको पता ही है कि क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना एक प्लेन की वजह से, तो सिग्मा इंड्यूस ले लेते हैं। सिग्मा इंड्यूस का मतलब क्या हुआ, क्यू बाई एस हुआ ना, बाई एफ 2 एप्सिलॉन, तो एक चार्ज की वजह से ये होना, एक सरफेस की वजह से, लेकिन यहाँ तो 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ई इंड्यूस आ गया ना। तो ई इंड्यूस
कितना आ गया हमारे पास में, तो आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट S आ गया ना, और उसका कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 उसका भी करेंगे, तो कितना होगा उसका Q बाई S बाई क्या हो जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो ये उसका भी आ जाएगा, ये क्या होगा हमारे पास में E नॉट होगा, ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट S, यही लिखा है मैंने, देखो ठीक है। एक प्लेन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि इनफाइनाइट प्लेन है, उसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना, याद आ रहा है। तो हाँ दो सर। प्लेन बन गए ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो अपना क्या करेंगे दोनों ऐड कर जाएंगे ना, तो वही लिखा मैंने यहाँ, क्लियर है पॉइंट है। हाँ सर, थैंक यू। हाँ हाँ, अब ये हमारे पास में चार्ज आ गया, इंड्यूस चार्ज इतना डेवलप होगा उधर। अब बात ये आती है, यहाँ तक तो पहुंच गए हम लोग, अब यहाँ ध्यान से देखो, इसी पॉइंट पर जाओ। तो अगर ये पूछा जाए, क्योंकि क्वेश्चन में एक बार ये भी आ चुका है कि क्योंकि ये जो दो सरफेस है दोनों, ये तो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है ना, ये तो क्या बनाया है FBD बनाया है तो मैंने, तो ये सरफेस और ये सरफेस तो कांटेक्ट में हो गए, यानी इस इंटरफेस पर नेट चार्ज क्या है ये पूछा गया एक बार, और इधर इस इंटरफेस पे नेट चार्ज क्या है ये पूछा गया है, तो वो कैसे लिखेंगे, क्योंकि जब ये एक्चुअल में तो ये सिचुएशन है ही नहीं, एक्चुअल में सिचुएशन तो ये है, ये डायलेक्ट्रिक है हमारे पास में, है ना, ये A, ये B और डिस्टेंस D है, तो यहाँ इस इंटरफेस पे कितना चार्ज है पूछ रहा है वो, इस इंटरफेस पे कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, तो आप खुद ही देखो, इधर इस इंटरफेस पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा Q माइनस Q ना, यानी Q माइनस Q 1 माइनस 1/k, यानी कितना होगा Q बाई K, कितना चार्ज होगा। उसी तरह अगर इस इंटरफेस की बात करेंगे, इस इंटरफेस की, क्योंकि यहाँ भी मैं इसी इंटरफेस की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है, तो यहाँ की अगर आप बात करोगे तो चार्ज कितना होगा, क्योंकि इधर Q था ना, इधर माइनस Q था, तो ये कितना हो जाएगा माइनस Q, और यहाँ प्लस Q था ना, हो जाएगा माइनस Q प्लस Q 1 माइनस 1/k, यानी कितना आ जाएगा माइनस Q बाई K, ये इस इंटरफेस का चार्ज है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई भाई, तो यहाँ है ना, तो इस तरह से होगा, ये इंटरफेस का चार्ज है, तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, और आगे ही बात करेंगे अभी। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर आगे चलूंगा। अब बात करते हैं कि इसकी डायलेक्ट इसका कैपेसिटेंस क्या होगी, तो ये तो हो गया इसका बेसिक पार्ट, अब कैपेसिटेंस क्या होगी, तो आप देख रहे हो कि ये डायलेक्ट्रिक हमें कम्प्लीटली इसमें भरा हुआ है, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू d है, और इस प्लेट पे q चार्ज दिया हमने, इधर माइनस q चार्ज है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्ट्रिक के अंदर वो तो डिक्रीज कर गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है लेकिन यहाँ E नॉट बाई K किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास में पॉइंट A है, ये हमारे पास में पॉइंट B है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है dv इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और इसको 0 टू d इंडिकेट करेंगे, और इसको VA टू VB इंडिकेट करेंगे, ओके, VA टू VB इंडिकेट करेंगे, तो यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो कितना हमारे पास में ई नॉट बाई के आई कैप है, और ई नॉट मतलब क्या है यहाँ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एस इंटू के आई कैप है। ये ई नेट है, वही रखेंगे यहाँ। तो आप देख रहे हो कि ई और डी आर की डायरेक्शन क्या है, यहाँ सेम ही है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा। तो ये रहेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एस के इंटू डी एक्स, बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो जीरो टू डी। और ये क्या मिलेगा आपको यहाँ वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एस के इंटू डी हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एस के इंटू डी, यानी इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एस के बाई डी। सिंप्लीफाई किया इसको तो ये क्या मिलेगा क्यू बाई वी ए माइनस वी बी, और ये इक्वल टू क्या है कैपेसिटेंस सी, यानी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी के एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी। ये आंसर होगा इसका। बात समझ में आ गई? हाँ सर। नहीं समझ में आया तो समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं है डाउट चले आगे। तो इस तरह से करेंगे। सर एक बार ऊपर वाला पार्ट दिखाए ना वापस से। हाँ हाँ, और ऊपर ये यही नहीं सर, नहीं सर, नीचे ई वेक्टर डॉट डी आर से। अच्छा यहाँ से। सर वो डायग्राम दिखाइए ना। हाँ एक मिनट दिखाता हूँ। हाँ सर, हो गया। हो गया नहीं, हाँ ये सर। वाला डायग्राम। सर थोड़ा नीचे का पार्ट दिखा सकते हैं क्या? ये ना कि ये ना नीचे। हाँ सर। हाँ सर हो गया। अब नेक्स्ट एक और है इसमें, नेक्स्ट पार्ट है। अगर मान लो हमने ये तो था कंप्लीटली फिल्ड हो गया है, तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका जो स्पेस था दोनों प्लेट के बीच में वो फिल कर दिया हमने, कंप्लीटली फिल किया हुआ था। लेकिन अगर मान लो पार्शली फिल है तब क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इफ dielectric slab of thickness T is inserted between the if dielectric slab of thickness T is inserted between the parallel plate capacitor, यानी ये समझ सकते हो पार्शली फिल्ड, ठीक है। तब
तब कैपेसिटेंस क्या होगी, है ना। तो इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस इज इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन capacitance will be as, ओके। तो यानी ये इस तरह से है कि मान लो ये हमारे पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और ये स्लैब हमने इसमें इंसर्ट करी है। इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, और ये हमारे पास में पॉइंट ए है, ये हमारे पास में पॉइंट बी है, और इन दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस वो डी है, और इसकी जो थिकनेस है वो ये टी ले रहा हूँ मैं, आई बात समझ। लेकिन इसका जो एरिया और इसका जो एरिया वही स्लैब का भी एरिया है, मतलब ये ऐसा है। देखो मैं बता चुका था वैसे तो पहले भी मैं, ये स्लैब इस तरह से है, तो ये जो एरिया इसका है, तो ये तो एस है, और ये जो थिकनेस हम लोग ले रहे हैं वो टी है, ठीक है ना। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास में दिया हुआ है, हमें इसकी कैपेसिटेंस चाहिए, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है ना। तो यहाँ क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ भी चार तो इंड्यूस हो गए, खैर, है ना। तो यहाँ क्या होगा, तीन रीजन बना रहा हूँ मैं। एक रीजन ये बनाऊंगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ओके। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई के हो जाएगा। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वापस से क्या होगा, ई नॉट, क्योंकि यहाँ तो वैक्यूम है, यानी एयर है यहाँ, तो यहाँ ई नॉट होगा, ओके। तो तीन रीजन में यहाँ बना रहा हूँ, देखो कैसे। इसको थोड़ा दूर से ले जाता हूँ थोड़ा, तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ओके ना। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट मैं यहाँ सी ले रहा हूँ, ये पॉइंट मैं यहाँ डी ले रहा हूँ। इसको मैं ले रहा हूँ x इक्वल टू 0, और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कि t1 है, तो इसको मैं ले रहा हूँ x इक्वल टू t1। तो फिर ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू t प्लस t1 ना, क्या हो जाएगा, t प्लस t1, क्यों, क्योंकि इसकी विड्थ कितना है, मतलब थिकनेस कितना है, t लिया है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये तो x इक्वल टू d हो जाएगा ना। तो यहाँ ये हमारे पास में स्लैब है, ओके। और हम देख चुके हैं कि इस स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट बाई के होगा, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट होगा, यहाँ भी ई नॉट होगा इस जगह पर भी, ओके। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है। तो इसको हम लोग जाएंगे 0 टू डी के लिए, इसको जाएंगे va टू vb के लिए। इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, va टू vc, यानी a से लेकर b, a से लेकर c, फिर c टू लेकर d, फिर d टू लेकर b, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास में dv प्लस, ये हो जाएगा vc माइनस vd dv प्लस, फिर हो गया vd टू vb dv, ये तीन पार्ट में डिवाइड किया, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, माइनस 0 से t1, है ना। तो यहाँ e और dr की डायरेक्शन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ, e नॉट इंटू डी एक्स माइनस
T1 से T प्लस T1, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, E नॉट बाई के dx माइनस, फिर यहाँ जाएंगे T प्लस T1 टू D, और यहाँ क्या हो जाएगा वापस E नॉट dx। ओके, तो यहाँ फाइनली ये इक्वेशन क्या मिल जाएगी आपको, ये इक्वेशन तो मिल जाएगी वी बी माइनस वी, तो ये क्या मिल जाएगी, वी बी माइनस वी ए मिल जाएगा ये तो, क्योंकि बाकी तो सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या मिलेगा, वी सी माइनस वी ए, है ना। तो ये फाइनल ये मिल जाएगा, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा आपको, इधर माइनस ई नॉट, ये तो कांस्टेंट है, ई नॉट इंटू T1, ये क्या मिलेगा माइनस ई नॉट बाई के, और ये क्या मिलेगा T प्लस T1, नहीं सॉरी T1 मिलेगा ना, क्योंकि T1 से T प्लस T1 है ना, तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, सिर्फ ये मिल जाएगा। मेरे ख्याल से बात तो समझ में आ गई होगी, तो क्योंकि यहाँ T1 माइनस जीरो करेंगे, यहाँ T प्लस T1 माइनस T1 करेंगे इस केस में, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा E नॉट D माइनस T माइनस T1 करेंगे, क्योंकि E नॉट x मिलेगा, है ना, तो ये लिमिट लगा देंगे हम लोग। तो इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, तो क्या मिल जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, ये हो जाएगा E नॉट T1 प्लस E नॉट बाई E नॉट बाई के इंटू टी प्लस E नॉट इंटू डी टी डी माइनस T1, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो आप देखो कि क्या मिल जाएगा अपने को, E नॉट T1 प्लस E नॉट बाई के टी प्लस ये हो जाएगा E नॉट डी माइनस E नॉट टी माइनस E नॉट T1। अब एक पॉइंट नोट करेगा, E नॉट T1 E नॉट T1 कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्लैब को आप इस पूरे रीजन में कहीं भी रखो, वो T1 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आ रही बात सुन में, यानी वो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ स्लैब आ गया, वो बात समझ आ गई। आप कहीं भी रखो, मतलब स्लैब को आप जो प्लेट ए है उसके पास में रख सकते हो, या उससे दूर रख सकते हो, प्लेट बी के बिल्कुल पास रख सकते हो टच करा के, कैपेसिटेंस यही रहेगी, वो फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और हमें मालूम है कि ई नॉट क्या होता है, तो ई नॉट होगा यहाँ कितना हो जाएगा Q बाई एस एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू रख देंगे, तो वी ए माइनस वी बी, तो सिंस ई नॉट इक्वल टू Q बाई एस एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ई नॉट को पहले बाहर ही ले लो, ज़्यादा अच्छा है, तो यह आ जाएगा हमारे पास में डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और इसकी वैल्यू हमारे पास में Q बाई एस एप्सिलॉन नॉट, तो D माइनस टी प्लस टी बाई के, तो हमारे पास आ गया एस एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के इक्वल टू क्या आ गया Q बाई वी ए माइनस वी बी, और ये क्या है कैपेसिटेंस है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो जनरल फॉर्मूला भी आ गया, है ना। तो देखो यहाँ जैसे अभी आपको समझाता हूँ, जनरल फॉर्मूला है ये कैसे, अगर मान लो के की वैल्यू 1 कर दो, देखो इसमें देखो इफ, यानी इसका रिजल्ट्स क्या क्या है देखो, तो पहला इफ के इक्वल टू 1, वैक्यूम क्रिएट कर दो पूरा है, तो क्या रहा देखो एस एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी इक्वल टू सी, यही तो आ रहा था वहाँ, एस एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ओके, दूसरा है इफ टी इक्वल टू, अगर मैं डी कर दूं, यानी कंप्लीटली फिल कर दो उसको, तो क्या हो जाएगा एस एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस डी प्लस डी बाई के इक्वल टू सी, यानी ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया अल्टीमेटली के एस एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यही तो आ रहा था वहाँ।
तो डी और ये एप्सिलॉन नॉट आ गया। तीसरा केस और ले लेते हैं, इफ मेटालिक स्लैब of thickness T is inserted, तो उस केस में K की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। मेटालिक स्लैब के केस में K की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो अभी इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे हम लोग, तो है ना, इस वाले में, इस वाले में। इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो आप देखो कि ये क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा C इक्वल टू एस एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई इंफिनिटी, यानी आ जाएगा एस एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी। ओके, और अगर मान लो हमने इसको फोर्थ पॉइंट है, इफ metallic slab of if metallic slab of if metallic slab of same dimension of parallel plate capacitor is inserted, then आप देख रहे हो कि क्या आ जाएगा भाई, क्योंकि हमें मालूम है कि K क्या होता है इस केस में, इनफाइनाइट होता है। तो K एस एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यानी कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब दरअसल ये हुआ, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो प्लेट है हमारे पास में जो कि कंडक्टिंग है, और इसके बीच में ये मेटल का स्लैब हमने रख दिया। इसका मतलब तो ये हुआ ना, क्योंकि मेटल का स्लैब है तो जो भी चार्ज आप इसको दोगे तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज होगा, तो क्यू चार्ज क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा ना इमीडिएटली। तो आप चार्ज दिए जाओ दिए जा रहे हो, बार बार न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो हमें क्या लग रहा है कि और चार्ज दिए जाओ, चार्ज दिए जाओ। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, यानी इसकी चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, जिसको हम कैपेसिटेंस कह रहे हैं, वो क्या हो जा रही है, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि जो भी चार्ज आप इस प्लेट पे दोगे वो सारा चार्ज इधर फ्लो करके इधर चला जाएगा। आरी बसन में, तो इस चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा इमीडिएटली। तो आप चार्ज दिए जा रहे दिए जा रहे दिए जा रहे, इसका मतलब है कि इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी, और कोई और डाउट हो तो पूछो, बताता हूँ, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। सर अगर वो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का डायमेंशन सेम नहीं हुआ पैरेलल, उससे क्या हो गया, सेम नहीं हुआ तो मतलब पैरेलल एरिया सेम नहीं प्लेट हुआ। से डायमेंशन सेम नहीं हुआ तो? डायमेंशन सेम नहीं होने का मतलब वही है ना, एरिया सेम नहीं होना चाहिए, वही ना। हाँ हाँ तो बताएंगे ना आगे ऐसे क्वेश्चन भी आपको, है ना। एरिया सेम नहीं है, एरिया कुछ और होगा तो बताएंगे। अभी धीरे धीरे थोड़ा माहौल बनाते हैं। हाँ अभी तो स्टार्ट ही किया मैंने, अभी तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या कुछ चीज़ें बताएंगे, तो सब बताएंगे इसमें, ठीक है। हाँ तो ये हमारे पास में आ गया, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब जैसे अब इसमें क्या होगा दरअसल, वैसे तो मैं थोड़ा बेसिक से थोड़ा बताता हूँ आपको। तो ये दो हमारे पास में दो केस मैंने अभी भी लिए, उसमें मैंने दो तीन केस और बता दिए आपको कि कंप्लीटली मेटालिक प्लेट होगा तो क्या होगा, ये सब क्या होगा, ठीक। अब है कि और भी केस बनते हैं। अभी मैं एरिया सबका सेम ले रहा हूँ, है ना। तो जैसे मान लो अगर इस तरह से दिया है, मान लो जैसे कि एक स्लैब ये है,
और दूसरी स्लैब ये है मान लो। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसने K1 बोल दिया, एक का K2 बोल दिया है ना। इसको हमने Q चार्ज दिया हुआ, इसको हमने -Q चार्ज दिया। अब पूछ रहा है कि इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसकी कैपेसिटेंस अपने को बतानी है। तो देखो अभी जो मेथड मैंने आपको बताया वो तो होना ही होना, उससे तो आना ही आना है। लेकिन एक बात ऐसे कर लो, अब आप इसको इसके थिकनेस में मान लेता हूँ कि D1 है, इसके थिकनेस मान लेते हैं D2 है। इसको क्या करो, दो पार्ट में बना लो, यानी एक कैपेसिटर ये हो गया मान लो, और एक कैपेसिटर ये हो गया। तो सीरीज का क्या होता है वैसे तो मैं बताऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास में A पॉइंट है, ये हमारे पास में B पॉइंट है। तो दो कैपेसिटर हो गए, एक कैपेसिटर ये हो गया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसको मैं ले रहा हूँ कि इसकी कैपेसिटेंस C1 है। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस मीडियम यहाँ है, इस जगह पर, तो इसकी इसकी कैपेसिटेंस सॉरी C2 हो गई है। अब आप देख रहे हो कि एक तरह से दोनों क्या है, यहाँ पैरेलल में आ गए, यानी क्योंकि इसको जो चार्ज दे रहे हैं वही चार्ज माइनस इधर गया एक तरह से, है ना। इस पर Q चार्ज, इस पर -Q चार्ज है, इसका मतलब होता है सीरीज में आ गया। यानी ये जो कैपेसिटर का, अच्छा एक बात और बता दो, कैपेसिटर का जो सिंबल है वो ये होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये सिंबल है जो हम लोग जैसे रजिस्टर का अपना सिंबल है ना, वैसा इसका ये कैपेसिटी, ये सर्किट में लगाने के लिए ये हम लोग इसका सिंबल लेंगे। तो दो कैपेसिटेंस यहाँ हैं, है ना, इसका मतलब दोनों किस में है, सीरीज में है। तो एक हो गया C1, एक हो गया C2। तो ये मान लो A पॉइंट है, ये मान लो B पॉइंट है। अब इस सिस्टम की कैपेसिटेंस की बात करेंगे। तो दरअसल जब सीरीज में होता है तो यहाँ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, अभी तो मान लो, मान सकते हो, उसमें क्या है भाई, झूठ तो बोलूंगा नहीं मैं। तो इसकी कैपेसिटेंस जो लिखोगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो लिखोगे 1/C1 + 1/C2। यानी कैपेसिटर और रेजिस्टर में एक डिफरेंस है, पैरेलल में वहाँ ये होता है और सीरीज में क्या होता है, वहाँ R1 + R2 होता है। यहाँ यहाँ क्या होगा, उल्टा हो गया है, ये समझना है। उल्टा, बस उल्टा ही समझो आप, जैसा मान लो उल्टा होता है उसका। तो सीरीज में है तो वहाँ क्या होता है, सीरीज में R1 + R2, यहाँ सीरीज में क्या हो जाएगा, 1/C1 + 1/C2 = 1/C। यहाँ जब पैरेलल में होगा तो क्या हो जाएगा, C1 + C2 + C3, इस तरह से। तो पहले इसका C1 कैपेसिटेंस क्या होगी, तो आ जाएगा K1 ε0 S/D1 ना, और C2 क्या लिखोगे, K2 ε0 S/D2 ना। अब ये भी सीखा ना हम लोगों ने, क्योंकि एक कैपेसिटर हमने मान लिया कि फुली कंप्लीटली भरा हुआ है ना, कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये है एक कैपेसिटर, ये इसकी थिकनेस अपने को पता ही है, D1 है, इसकी कितना है, D2 है। तो ये हमारे पास आ गया और ये इक्विवेलेंट आ जाएगा इसका। इस फॉर्मूले में हम लोग रखेंगे तो हमारी डायरेक्ट कैपेसिटेंस आ जाएगी। नहीं तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, जो भी मैंने यहाँ पढ़ाया है, ये वाला, ये वाले से, ये दिख रहा है, इस वाले से, है ना। तो आप इससे भी कर सकते हो। जैसे यहाँ से जाएंगे ना, ABCD ऐसे मान लेंगे तो वो हमारा इससे भी आ जाएगा, या डायरेक्ट आप ऐसे लिख दो। मेरी बात समझ में आ गई है कैसे लिखा मैंने। अभी तो मान लो सीरीज में होता है तो रजिस्टर का उल्टा कर देना है बस। जैसे और भी एग्जांपल लेता हूँ मैं। अच्छा, लेकिन इसी में एक चीज और समझाता हूँ मैं, फिर आएंगे बाकी एग्जांपल पर। तो जैसे अगर वो पूछता है कि चलो ये बताओ, ये तो चलो ठीक है, आपने बड़ा अच्छा किया काम, ये ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, लेकिन क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ये जो इंटरफेस है इन दोनों का, यहाँ चार्ज कितना है, इस इंटरफेस पे चार्ज कितना है भी फाइंड कर सकता है। तो वो भी लिख देते हैं। What will be the charge at the interface of dielectric slabs
ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। ओके, तो क्या करेंगे, इसका एफबीडी बनाओ। तो ये हमारे पास में प्लेट है, और ये स्लैब यहाँ ले लेते हैं हम लोग। और दूसरी स्लैब यहाँ ले लेता हूँ मैं। और दूसरी प्लेट यहाँ ले लेते हैं। तो इस पर क्या चार्ज है हमारे लिए, +2 दिया हमने। यहाँ कितना दिया, -Q दिया। तो यहाँ चार्ज कितना डेवलप होगा, यहाँ चार्ज डेवलप होगा माइनस। तो -Q1 मान लिया मैंने। तो यहाँ कितना होगा फिर, +Q1। यहाँ कितना होगा, यहाँ माइनस डेवलप होगा, -Q2। तो यहाँ कितना होगा, +Q2। हमें किस इंटरफेस पे चाहिए, हमें ये चार्ज चाहिए दरअसल। तो ये चार्ज कैसे निकालेंगे, पहले तो Q1 निकालेंगे। तो Q1 क्या होगा, Q1 होगा Q1 - 1/K1। और Q2 कितना होगा, Q1 - 1/K2। तो यानी उस पे चार्ज जो आएगा इंटरफेस पे, तो Q इंटरफेस आ जाएगा Q1 - Q2। तो कितना, यानी Q1 - 1/K1 -Q1 1/K2 कितना आ गया, Q को बाहर लेंगे तो 1/K2 - 1/K1। ये चार्ज होगा। ये बात समझ में आई, ये डाउट है? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ आती है सर। चलो, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब और आगे बढ़ाते हैं आपको, देखो और क्या क्या कर सकते हैं, देखो इसमें। नेक्स्ट हमारे पास में अगर ऐसा हुआ, मतलब डायरेक्ट्रिक, अपने को कैपेसिटेंस चाहिए मतलब इस सिस्टम की। ये A और ये B और एक K1 है। इसकी थिकनेस मैंने मान लिया कि D/2 है। इसका भी मैंने मान लिया कि D/2 है। और आप चाहो तो इसको मान लेते हैं कि ये T1 है, और इसको मान लेते हैं कि ये T2 है। और यहाँ इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये K2 है, और इसका ये K3 है ना, और ये D है। तो ये दोनों प्लेट का जो एरिया है सरफेस का, वो SA से मान लो, है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग T1 के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, T1 के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, वो पहले समझा देता हूँ मैं आपको। मान लो ये प्लेट लिया हमने, क्योंकि जनरल क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए मैं जनरल केस आपको दिखा रहा हूँ। मान लो ये हमारे पास में ये प्लेट है ना,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सबको सर पहला फिगर ड्रॉ किया था। हाँ ये ये क्लियर ड्रॉ है किया आप था लोगों को? फिगर। ये फिगर तो ड्रॉ हो गया था, फिर ये सब ये आ गया था, ये वाला पार्ट हो गया था। नहीं सर। सर अच्छा ये वाला पार्ट नहीं हुआ था, उसके पहले ब्रेक हो गया क्या? तो क्या क्या मैंने देखो, ये जो प्लेट है ना यहाँ, ये मैंने ऐसे बना ली प्लेट। यहाँ मैंने इसका ये वाला पार्ट नहीं बनाया, बनाने की जरूरत नहीं था, इसलिए नहीं बनाया मैंने ये। तो आप देख रहे हो कि इसका पूरा एरिया क्या है प्लेट का, ए से। तो अगर मैंने यहाँ डिवाइड किया, जैसे इसको ये T1 हाइट लिया इसका, इसका T2 ले लिया मैंने, है ना। तो मैंने यहाँ इसको साइड में ऐसा बना लिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा इस वाले का, मैंने इसकी विड्थ B मान लिया। तो आप देखो कि T1 इंटू बी क्या मिलेगा आपको, T1 इंटू बी प्लस T2 इंटू बी इक्वल टू एस। यानी इसकी जो विड्थ है ना प्लेट की, मैंने B मान लिया, और टोटल हाइट क्या हो गई इसकी, T1 प्लस T2 हो गया। तो इसका एरिया ये हो जाएगा हमारे पास में। फिर मैंने B की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, B मिल गया। तो अब ऊपर वाली प्लेट का एरिया जो कि S1 में बोल रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, B इंटू T1 आ जाएगा। नीचे वाली प्लेट का एरिया B इंटू T2 आ जाएगा। तो ये S1 S2 मिल गया मुझे। अब मैंने क्या किया, इस वाले को मैंने ब्रेक कर लिया तीन पार्ट में। तो कैसे ब्रेक करूंगा, क्योंकि दोनों देखो ये तो सीरीज में है, तो इन दोनों को ऐसे ब्रेक कर लूंगा, और इसको ये दोनों मिला के इस तीसरे वाले के क्या है, पैरेलल में है। ऐसे ब्रेक कर लिया मैंने, ओके। और मैंने बताया आपको कि इसकी जो विड्थ है ये D1 D/2 है, इसकी D/2 इसकी पूरे की कितनी है, ये D है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, ये निकाल लिया, C1 ये हो जाएगा K1 S1 एप्सिलॉन नॉट बाई D/2, C2 क्या हो जाएगा K2 S1 एप्सिलॉन नॉट बाई D/2, क्योंकि इन दोनों का एरिया क्या है, इन दोनों का सेम है ना, सरफेस एरिया। और इसके लिए K3 S2 एप्सिलॉन नॉट बाई D आ जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस आ गई। और आप देख रहे हो कि दोनों किस में, सीरीज में, और ये दोनों मिला के सीरीज में किसके साथ में, ये इस C3 के साथ में पैरेलल में है। तो इसका मतलब पैरेलल में जब होते हैं तो ऐसा लिख देते हैं। तो पहले इन दोनों का मैंने क्या किया, C1 C2 का पैरेलल सीरीज में थे, तो सीरीज में ऐसा लिखते हैं इनको। इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया, फिर दोनों को मैंने ऐड कर लिया, तो C इक्विवेलेंट इस सिस्टम की ये आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है। बात समझ में आई? हाँ सर। है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था इसमें दरअसल। ओके। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको लेके दिखाता हूँ, ये तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, मान लो ऐसा न होकर अगर ऐसा होता सिस्टम, ये A और ये B, ये D/2 है, ये D/2, और एरिया में ऐसा करता हूँ हाफ ले लेता हूँ। इसका एरिया S/2 है, इसका एरिया S/2 है। मतलब दोनों T1 T2 क्या यहाँ इक्वल हो गए एक तरह से। ये K1 है, डाइलेक्ट्रिक यहाँ भरा हुआ है, तो सबकी विड्थ यहाँ B सेम है, ये कहने का मतलब है। और ये K2 है और ये K3 है। इसका बताओ इसकी डाइलेक्ट्रिक, इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी।
जो भी आपने सीखा उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मुझे बताइए क्या होगा। तो इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इधर माइनस क्यू चार्ज है। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा इसमें। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। सर कुछ लोगों ने मेरे हिसाब से ऐसा भी किया होगा इसमें। इसको ए बना लिया और फिर यहाँ इसको ए से ब्रेक कर लिया। ऐसा किया है क्या? हाँ सर हाँ, ऐसा किया और फिर ऐसे कर लिया। ऐसा कुछ किया क्या? इसका मान लिया, सॉरी, हाँ सर। इसका C1 मान लिया, इसका C2 मान लिया, इसका C3 मान लिया, ऐसा ना? लेकिन हाँ, बेटा ये तो गलत है। अब गलत क्यों है वो समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ मैंने क्या कहा, ये डाइलेक्ट्रिक जो है ये मेटल का थोड़ी है। यहाँ देखो इसको इंटरफेस को देखो, यहाँ इस इंटरफेस को देखो, ये तो नॉन कंडक्टर है ना तीनों। तो आप यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम कैसे ले सकते हो? वो तो गलत है भाई, ये तो नॉन कंडक्टर है। आपने ये किया ना भाई, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तभी तो पैरेलल में किया दोनों को। हो ही नहीं सकता। अरे भाई ये तो मेटल का थोड़ी है। हाँ, इस पूरे मेटल पर, इस पर सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, जो कि वी ए पोटेंशियल होगा यहाँ पर। यहाँ पूरी मेटल पर सब जगह पोटेंशियल वी बी होगा। लेकिन यहाँ इंटरफेस पे यहाँ मेटल थोड़ी है बीच में। अगर ये मेटल का होता तब मैं मान लेता, लेकिन यहाँ तो डाइलेक्ट्रिक है, तो दोनों पे नॉन कंडक्टर है, दोनों नॉन कंडक्टर कॉन्टेक्ट में है। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो ही नहीं सकता। यानी ये जो बनाया है ये तो गलत है। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते हो, एकदम रॉन्ग है वो। ठीक है ना? तो करेंगे क्या फिर इसमें? अब इसमें क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये पहला पार्ट हमारा गलत हो गया है, तो इसको तो यूज ही नहीं करना है। दूसरे में क्या करना है, इसको ऐसे ब्रेक करना है। तो ये जो है हमारे पास में K1 वाला, उसको मैंने ब्रेक कर लिया। तो ये इसके साथ में सीरीज में चला जाएगा। और ये नीचे जो है इसको इधर से ब्रेक कर लिया। तो ये पूरा एक हो गया और ये पूरा एक हो गया और ये ऐसा।
यानी ये भी K1 है, ये तो K2 होगा ही। ये K2 है, ये K3 है, यानी ये C1 है, ये भी C1 होगा, ये C2 है, ये C3 है। तो C1 क्या है पहले वो निकाल लेते हैं। तो C1 क्या होगा यहाँ, एप्सिलॉन नॉट S/2 K1 बाई D/2। C2 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट S/2 K2 बाई D/2, ठीक है। और C3 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट S/2 K3 बाई D/2। अब ऊपर वाले दोनों किस में है, सीरीज में है, तो यानी वो आ जाएगा C1 C3 बाई C1 प्लस C3, ये नीचे वाले का हो गया, और ऊपर वाले का C1 C2 बाई C1 प्लस C1 प्लस C2, ये C इक्वलेंट आएगा इसका। ऊपर का मिला के, ऊपर का सीरीज और नीचे का सीरीज मिला के दोनों पैरेलल बनाएंगे, तो ये ऐसा करना है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ये मेन कॉन्सेप्ट है इसमें। बात समझ में आ गई। तो यहाँ देखो आप, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम नहीं है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा, इसको यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाला एक हो गया और नीचे वाला पूरा एक हो गया, ऐसा। ये क्वेश्चन का ध्यान रखना है, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था है, और इसको जे एडवांस एक बार नहीं 2 बार पूछा इन्होंने। और लास्ट टाइम इसने आदित्य के टाइम पे और गीतांजित के टाइम पे भी क्वेश्चन आया था, मैं इससे पूछा था, लेकिन उनका गलत था। उन्होंने आप लोगों की तरह आंसर निकाला था, ये जैसे मैं बता रहा हूँ ना ऐसे, लेकिन ये तो रॉन्ग था। तो वो उन्होंने इसी पर मार्क्स दिए थे, लेकिन ये गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, कहीं से भी है ही नहीं हो। तो मेंस में भी ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था, लेकिन एडवांस में जो क्वेश्चन आया था वो करेक्ट था। उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं करी, उन्होंने इसी तरह से सॉल्व किया था उसको। ओके, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों नॉन कंडक्टर है। तो दोनों नॉन कंडक्टर है, ये है ना, तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो फिर यहाँ पोटेंशियल सेम थोड़ी हो सकता है इन दोनों पॉइंट का, जहाँ जहाँ मैंने ये डॉट बना रखा है। ओके, भाई बात यहाँ तक क्लियर है सबको? है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं एक और। कि ये प्लेट है, इस पे क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, और डाइलेक्ट्रिक हमने यहाँ भरा है। ये K1 है, और यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक है ये K2 है, और ये D है। इसका एरिया मैंने मान लिया कि S/2 है। ये पॉइंट A है हमारे लिए, और ये पॉइंट B है, और इसका जो एरिया है वो भी S/2 है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें ये बताना है कि ये जो प्लेट्स है, ये जो पूरी प्लेट है, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या यूनिफॉर्म होगा? तो एक बात तो मैं क्लियर कर दूं, यूनिफॉर्म नहीं होगा। इस ऊपर वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में चार्ज अलग होगा, इस पूरे पार्ट में चार्ज अलग होगा, यहाँ नीचे वाले चार्ज इसमें अलग होगा। क्यों होगा उसका रीजन समझाता हूँ, क्योंकि ध्यान से समझिएगा। देखो आप यहाँ देखो, इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है, यहाँ D है, और ये पूरी की पूरी जो प्लेट है, ये जो मैं ये स्लैंटिंग लाइन जो बता रहा हूँ मैं, यहाँ पूरी प्लेट का पोटेंशियल क्या सेम है। उसी तरह से ये जो A प्लेट है, ये A प्लेट है और ये B प्लेट है, इस पूरी A प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा, इस पूरी B प्लेट का पोटेंशियल हर पॉइंट का सेम होगा, लेकिन दोनों प्लेट का अलग अलग होगा, है ना। क्लियर है?
दोनों पॉइंट का क्या होगा, दोनों प्लेट्स का क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर ए प्लेट पर वो सेम नहीं होगा, यानी सब जगह यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। यानी इस हाफ पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ चार्ज अलग होगा, मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूंगा तो यहाँ चार्ज अलग होगा। उसी तरह यहाँ भी होगा सेम, यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो यहाँ चार्ज अलग होगा, और यहाँ से यहाँ तक इसकी बात करेंगे चार्ज अलग होगा। लेकिन इन दोनों में आप ध्यान से समझिएगा, देखो दोनों के इसमें यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगा। अब आप कहेंगे सर डाइलेक्ट्रिक तो अलग अलग है, डाइलेक्ट्रिक अलग अलग है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें होगा ई, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी होगा। अब आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसा क्यों होगा, दोनों तो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तभी तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग बोल रहा हूँ। और ये क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट से बोला हूँ मैं। क्योंकि dv इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर लिखोगे, ये va टू vb जाओगे, क्योंकि इस पूरी की पूरी जो प्लेट है, प्लेट ए का पूरी की पूरी ए प्लेट का पोटेंशियल क्या है, यहाँ सेम है, va होगा। इस पूरी की पूरी प्लेट बी का पोटेंशियल क्या होगा, vb होगा। तो यहाँ जब आप जाओगे क्या लिखोगे, 0 से d लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे आप, माइनस को इधर ले लेते तो क्या मिलेगा, va माइनस vb, और ये क्या हो गया e, और dr की डायरेक्शन एक है तो e इंटू डी लिखोगे। तो देख लो ना आप भाई, d तो दोनों के लिए इक्वल है और va माइनस vb दोनों का सेम है, तो e क्या हो गया यहाँ, सेम हो गया ना, यानी va माइनस vb बाई डी। तो ये क्वांटिटी देखो आप, इसलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्या होगा, यहाँ सेम होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मतलब E1 इक्वल टू E2 आ जाएगा, इसको ध्यान में रखते, और ये इक्वल टू क्या होगा, Va माइनस Vb डिवाइडेड बाई डी। तो इसका मतलब दो अलग अलग मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो सकता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है ना, क्योंकि ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, हाँ है ना। तो इसमें देखो, लेकिन अब यहाँ चार्ज क्या लिखोगे एक तरह से इस वाले पार्ट पर, यानी मैं यहाँ अलग से बना लेता हूँ। तो पहले चलो है ना, चलो यहाँ बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास, इसका मतलब यहाँ जो चार्ज होगा इस वाले पार्ट में वो लिखेंगे Q1, और इस वाले चार्ज में जो चार्ज लिखेंगे वो लिखेंगे Q2। लेकिन हमें मालूम है कि Q इक्वल टू क्या होगा, फिर यहाँ Q1 प्लस Q2 होगा। तो फिर यहाँ क्या लिखोगे, माइनस Q1, यहाँ क्या लिखोगे, सॉरी यहाँ भी माइनस Q2 आ जाएगा, यहाँ माइनस Q2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारे पास में ये क्या है A, और ये क्या है B। ये जो मैंने बाहर चार्ज लिखा है दरअसल वो बाहर नहीं है, वो अंदर ही है, लेकिन समझने के लिए मैंने बाहर ले लिया है। तो अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या ले रहे हैं हम लोग, E1। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या ले रहे हैं, E2, क्योंकि ये K1 है, ये K2 है। तो ये हमारे पास में K2 है। तो E1 क्या लिखोगे अब यहाँ, E1 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा Q1 बाई एरिया, तो ये वाला लेना है, तो वो हो जाएगा S/2 डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, इनटू K1 ना। तुम्हारे पास आप देखो S/2 मैंने लिया है, तो ये तो क्या चला जाएगा, देखो ऐसा होगा ना भाई, कट जाएगा ना, तो मैं इधर लिख देता हूँ Q1 बाई S/2 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट K1, यानी क्या हो जाएगा Q1 बाई S एप्सिलॉन नॉट K1 आ जाएगा, ठीक है। और E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा Q2 बाई S/2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू K2, यानी ये भी क्या आ जाएगा Q2 बाई S एप्सिलॉन नॉट इंटू K2। और सिंस E1 इक्वल टू क्या है यहाँ, E2 है,
उस केस में आ जाएगा Q1 बाई एस एप्सिलॉन नॉट K1 इक्वल टू Q2 बाई एस एप्सिलॉन नॉट K2। तुम्हारे पास क्या आ गया देखो, Q1 बाई K1 इक्वल टू Q2 बाई K2, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो Q1 Q2 फाइंड कर सकते हैं कि कितना कितना चार्ज है दोनों इक्वेशन से, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो Q1 की वैल्यू वहाँ रख देंगे, क्या रखेंगे Q2 K1 बाई K2 प्लस Q2 इक्वल टू क्या है Q, हमारे पास Q2 आ गया Q K2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 नहीं K1 प्लस K2। उसी तरह से फिर ये Q1 भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा Q K1 बाई K1 प्लस K2। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन बनते जाते हैं। कोई डाउट हो तो पूछो, मैं तो आगे चलते हैं। सर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया? कौन सा? देखो ना, ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, है ना। यहाँ से देखो, पहले इस वाले पॉइंट को समझो, इस वाले पॉइंट को। ये समझना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि VA माइनस VB जो इस मैंने कहा ना, इस पूरी प्लेट का पोटेंशियल क्या है यहाँ VA है, इस पूरी प्लेट का पोटेंशियल क्या है यहाँ VB है। तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या लिखोगे E इंटू डी लिखोगे, डी भी दोनों के लिए सेम है, VA माइनस VB भी सेम है, तो इसका मतलब E क्या हो गया VA माइनस VB बाई डी हो गया। इसका मतलब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, दोनों में सेम हो गई। अब सेम क्यों हुई, इसका मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। अगर मान लो दोनों पे Q/2 चार्ज होता तब तो कट ही जाता, फिर मतलब क्या हुआ K1 इक्वल टू K2 तो है ही नहीं है। भाई Q1 इक्वल टू Q2 आता तो आप देखो यहाँ से ये वाली इक्वेशन क्यों आती फिर हमारे पास में, तब तो ये हो गया कि K1 इक्वल टू K2 है, जबकि K1 इक्वल टू K2 तो है नहीं, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, तो इससे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम हो जाएगा। यानी इस तरह से चेंज होगा कि दोनों डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो वो कंडीशन के साथ में हमने काम किया है यहाँ। समझ में आया? ओके सर। हाँ, नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा। तो इस तरह से Q1 Q2 हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये तो अभी इतना ही पार्ट हुआ कैपेसिटर का। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और भी केसेस बनेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है जो बताया गया है। इस कॉन्सेप्ट को सर में सर डाउट है। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। अगर वो प्लेट साइड बाय साइड लगा दोनों के लिए अनइक्वल होता तो फिर क्या इक्वल अनइक्वल नहीं होता? होती ना। अगर वो प्लेट साइड बाय साइड लगाते तो डी दोनों के लिए सेम नहीं होता ना। साइड बाय साइड लगाएंगे तो ऊपर पढ़ा दिया ना मैंने आपको, तो ऊपर बताया ना, ये रहा ना, ये नहीं आगे ये यहाँ बताया ना, नहीं बताया क्या? सीधा ये क्वेश्चन ले लिया क्या मैंने? ये बताया ना, देखो ना साइड बाय साइड वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में इक्वल होगी या फिर अनइक्वल? इन दोनों में अनइक्वल, इक्वल है ही नहीं, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों के अंदर। समझ में आ रहा है ना, दोनों के अंदर यहाँ क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों में सेम नहीं है। आगे बात समझ में? हाँ सर। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है, दोनों पे चार्ज क्यों क्यों है। तो सिंपल सी बात है कि चार्ज सेम सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस वाले में अगर मैं बात करूं, जैसे वापस इधर लेता हूँ, उसमें कचरा नहीं करते हैं। मान लो जैसे कि ये वाला केस है हमारे पास, है ना।
जैसे ये अब इसमें क्या है देखो, इस पे तो चार्ज क्यू ही है, इस पे भी चार्ज, इस पे माइनस क्यू है ना। और ये हमारे पास में d/2 है, ये हमारे पास में d/2, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 वो होगा E1 बाई, यानी हो जाएगा E0/K1। तो E0 कितना है, Q/S/0 इंटू K1। और E2 क्या हो जाएगा यहाँ इस वाले में, तो वो हो जाएगा E0/K2, और वो कितना आ जाएगा Q/S/0 इंटू K2। तो अलग अलग होना ही पड़ेगा भाई, Q/S/0 दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट तो अलग अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अलग अलग होना पड़ेगा। ले रहे, यहाँ क्या है, E1 डज नॉट इक्वल टू E2 है। बात समझ में आ गई? सर ऊपर वाले में ई नेट E/K1 नहीं होगा? बेटा होगा ना, मैंने कहाँ मना किया, देखो ना आप, कहाँ मना किया, देखो आप समझना चाहते हो तब तो, कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, देखो ना। लेकिन वहाँ जो चार्ज आ रहा है, यानी यहाँ जो चार्ज से आ रहा है ना, यहाँ जो चार्ज होगा -1 उन दोनों का मिला के E1 आ रहा है ना, तो ये चार्ज का अलग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ इसकी वजह से, यानी Q2 आ रहा है, हाँ सर उसके समझा। हिसाब से लिखा, देखो ना यहाँ भी लिखा, देखो ना, बात सुनाई। तो इस तरह से करेंगे हम लोग। तो ये वाली बात ठीक हो गई। अब थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ मैं आपको, है ना, फिर आगे बात करेंगे। फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। तो ये हमारे पास में प्लेट है, तो इस पर प्लस Q चार्ज है, इस पर Q चार्ज है, इस पर माइनस Q चार्ज है। ये हमारे पास में A पॉइंट है, ये हमारे पास में B पॉइंट है, इसका सरफेस एरिया S, इसका भी S है, और दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस D है। तो आप यहाँ देखो, इस प्लेट की वजह से, यानी प्लेट A की वजह से B पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकाल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसको फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा ना। ये फोर्स लगेगा, तो पहले तो निकाल लेते हैं कि फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट A at प्लेट B, तो कितना होगा Q/S/2ε0 तो होगा ना, क्योंकि खुद की वजह से थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं हम लोग। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये E है, ये आ गया Q/2S/0 आ गया। अब अगर मैं उस पर टोटल चार्ज कितना है, Q है -Q, तो ये फोर्स आ गया ना। तो हमारे पास आ गया है Q/2S/0 इंटू Q, तो कितना आ गया है हमारे पास, Q²/2S/0। अब इस चीज से देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी निकाल के दिखाता हूँ मैं, तो सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, तो F इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं Q²/2S²/0S। अब आप देखो Q/S का होल स्क्वायर, मैंने S से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया,
Q by S होल स्क्वायर इंटू एस डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। Q by S क्या है? सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू एस बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी F बाई एस ये क्या होगा? प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये तो आया था वहां भी, Q स्क्वायर बाई सॉरी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? एक तो ये आ गई बात। अब एक चीज और समझाता है आपको। मैंने आपको कहा था कि एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी पढ़ाया था, वो फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी बता देता हूँ। देखो, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, अरे भाई ये ऊपर वाला फॉर्मूला समझ में आ गया? फोर्स कैसे लिख रहा हूँ समझ में आया ने? कि डाउट है किसी को? पूछ लो अगर डाउट है तो। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। हाँ, मतलब डाउट नहीं किसी को भी। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, तो आपको मैंने क्या पढ़ाया था? कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है ना? तो मैं वैसे तो मैंने आपको कंडक्टर की सेल्फ एनर्जी लिखना सिखाया था, लेकिन कैपेसिटर की एनर्जी क्या है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं ना। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मान लो हमारे पास में। तो इस पर प्लस क्यू चार्ज है। तो आप देखो कि पहले एक बार बताओ, पूरा देखा जाए तो नेट चार्ज तो जीरो ही है कि नहीं? तो यहाँ क्या हो रहा है? ये जो प्लेट है, ये ए प्लेट है, इस पर भी चार्ज क्या जीरो है मान लो, इस पे भी चार्ज क्या जीरो है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या यहाँ डी है। वो क्या रहा देखो, यहाँ से चार्ज यहाँ गया है ना, तो जब यहाँ से अगर क्यू चार्ज गया, इस पर प्लस क्यू आया ना, और इस पे क्या आया? माइनस क्यू आया ना, क्योंकि टोटल चार्ज दोनों प्लेट का देखे तो जीरो ही है, तो बाद में भी जीरो रहना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों की वजह से ये ए है और ये बी है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया अपने को, है ना। यानी यहाँ का पोटेंशियल अपने को पता है, क्या लिखोगे? वी बी। यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखोगे? वी है। अब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तो एक तरह से मूव थोड़ी कर रहा है, मतलब हम लोग लेके जा रहे हैं ना, तो जब लेके जा रहे हैं तो यहाँ चार्ज क्या हो जा रहा है? स्टेशनरी हो जा रहा है, यानी रेस्ट से रेस्ट पे लेके जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने क्या देखा था कि W एक्सटर्नल इक्वल टू क्या आता है? DU ना, है ना। और जो DU आया है वो अल्टीमेटली क्या लिखोगे आप? यानी Q को लेकर गए, है ना, तो Q को अगर आप लेकर जा रहे हो तो इसकी जगह क्या लिखोगे? मान लो DQ लेके गए, Q लेने के बाद ही हो गया, उसके बाद मान लो आप DQ लेके गए, तो क्या लिखोगे? DQ इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या लिखोगे? VA माइनस VB लिखोगे ना। तो उस पर चार्ज ऑलरेडी Q था, यानी इसका क्या लिखोगे आप? Q बाई VA माइनस VB इक्वल टू C लिखोगे ना। कॉन्सेप्ट में आता ही है पहले से, इसको यहाँ यूज करेंगे ना हम लोग। VA माइनस VB को क्या लिखूंगा मैं यहाँ? तो DQ इनटू Q बाई C ना। और अगर हम लोग कैपिटल Q तक जाएं तो जीरो से कैपिटल Q इंडिकेट करेंगे, तो हमारे पास में ये एनर्जी कितनी आ गई? तो U इक्वल टू आ गया हमारे पास में वापस से Q स्क्वायर बाई 2C ना। हरी बस में, और इसी को आप चाहो तो हाफ CV स्क्वायर, इसी को चाहो तो QV बाई 2 ऐसा भी लिख सकते हो। ये बात समझ में आई मैंने क्या कहा? पुराने कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ मैं, नया तो मैंने अभी किया ही नहीं इसमें। जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा वही यूज कर रहा हूँ। तो ये इसकी एनर्जी आ गई, और इसकी कैपेसिटेंस अपने को पता है। तो आप देखो कि अगर मैं कहता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरते मान लो मैं यहाँ, है ना, मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो एनर्जी तो आ गई इसकी। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता, तो यहाँ Q है, यहाँ माइनस Q है, ये A और ये B, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और ये D है। इसका एरिया, सरफेस एरिया ऐसे ऐसे दोनों का। ओके, अब यहाँ देखो आप,
हमारे पास में ये एनर्जी है ना, तो आप यहाँ देखो हमारे पास एनर्जी है, तो पहले इसकी कैपेसिटेंस क्या हो निकाल लेंगे, क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट के एस बाई डी होगी ना। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या लिखोगे, क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट एस लिखोगे कि नहीं लिखोगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है, यही तो है ना। हमारे पास में एनर्जी लिख लेते हैं पहले, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ इसकी एनर्जी हो जाएगी क्यू स्क्वायर बाई 2c ना। तो क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू सी कितना है, के एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी ना, यानी U इक्वल टू आ गया हमारे पास में क्यू स्क्वायर डी डिवाइड बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट एस ना। यहाँ तक क्लियर है। हमें चाहिए इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी U इक्वल टू वॉल्यूम कितना है इसका, S इंटू डी है कि नहीं। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, UE। ये S इंटू डी समझ में आया, हाँ भाई ये ऐसा है ना। हाँ सर। ये डी है क्योंकि, और इस पूरे सरफेस का एरिया एस है, तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो ये एनर्जी हुई हमारे पास में, यू की वैल्यू अपने को दे रखी है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ, यू क्यू स्क्वायर डी बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट एस इंटू डी। ओके, तो ये हो गया यू ई। तो यू ई इक्वल टू आ गया, और इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे, सॉरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये हमारे पास में, इसको भी यूज करूंगा मैं यहाँ। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, डी से तो डी कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, क्यू स्क्वायर बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट एस स्क्वायर। यहाँ से क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ से मैं क्यू निकाल लेता हूँ, तो क्यू क्या मिलेगा, ई के एप्सिलॉन नॉट एस मिलेगा, है ना। ई के एप्सिलॉन नॉट एस यहाँ रख दूंगा मैं, तो ई के एप्सिलॉन नॉट एस और होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट एस स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ, ये क्या मिल रहा है, ई स्क्वायर के स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एस स्क्वायर बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल आउट, के एप्सिलॉन नॉट से के एप्सिलॉन नॉट इज कैंसिल आउट, तो क्या आ गया देखो, हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यही तो था जनरल फॉर्मूला। और ई क्या है, ये ध्यान रखना है, ई ये है, इस मीडियम के अंदर जो ई है वो ये है, वो लिया मैंने यहाँ, वो ई है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था, के की वैल्यू अगर 1 हो गई तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ के की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने कहा था मैं वहाँ बताऊंगा आपको कैपेसिटर में, तो दरअसल वो ये फॉर्मूला था। कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर क्लास कैंसिल, मतलब सॉरी स्टॉप करते हैं फिर क्लास। पूछो, कोई डाउट है, नहीं है तो आज कितना ही पढ़ेंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है, आ रही है सर। हाँ सर। ठीक है ना भाई। अब इस